जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अपने अगले चैप्टर की ओर पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर ख़त्म कर लिए। पहला चैप्टर था रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। दूसरा चैप्टर था बहुपद मतलब पॉलिनोमियल्स। और तीसरा चैप्टर था कि दो वेरिएबल्स में, दो चर में लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण कैसे सॉल्व किए जाते हैं। और वहाँ पर हमने 3 विधियाँ देखी, 3 मेथड्स देखे। पहला था ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि। दूसरा था प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा था एलिमिनेशन मतलब विलोपन विधि। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण चौथा चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक। ये पॉलिनोमियल से मिलता जुलता है। पॉलिनोमियल में ही हमने पढ़ा था कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड के रूप में रख देते हैं तो उसको बोलते हैं इक्वेशंस। ठीक। इक्वेशंस वो होते हैं जहां पर 2 टर्म होते हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। अगर एक ही टर्म है मतलब राइट साइड वाला गायब है तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक। तो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। ये इक्वेशन है, लिखा है EQUATION। शॉर्टकट में EQ और उसके ऊपर N लगा देते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, समीकरण है, इक्वेशन है। इक्वेशन में हमेशा 2 पार्ट होंगे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, राइट साइड में जीरो भी हो तब भी चलेगा, लेकिन हमेशा राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों रहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जिस समीकरण में x की डिग्री क्या हो, 2। द हाइएस्ट, HIGHEST, हाइएस्ट डिग्री ऑफ x, वो क्या हो, 2। ठीक। ये हम आपको बता चुके हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AX² प्लस BX प्लस C, ठीक, इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 लिख दिए मतलब ये इक्वेशन बन गया। अगर AX² प्लस BX प्लस C लिखे हैं तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक। यहाँ पर मैंने बताया था कि जो इनके मूल होंगे, रूट्स होंगे, उनका योगफल होता है -B/A। और इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है C/A। ये हम आपको बता रखे हैं कहाँ पर, पॉलिनोमियल के क्लासेज में। ठीक। अब हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते कैसे हैं। दूसरी बात, ये मैंने आपको बताया है कि जो भी इसका रूट होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को। जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो वो क्या बना देगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड को इक्वल बना देगा। राइट साइड में क्या है, 0। अगर ऐसा रूट जिसको रखने पर ये इक्वेशन 0 बन जाती है तो ऐसे रूट को बोलते हैं हम जीरोस। ये हम आपको बता चुके हैं, जिसको हिंदी में शून्यांक कहते हैं। और रूट्स को क्या कहते हैं हिंदी में, मूल। ठीक। बस वर्ड ध्यान रखिएगा ये, बाकी इनको याद मत रखिएगा, ये अपने आप अभ्यास करते करते याद आ जाएंगे। ठीक। चलिए, अब हम अपने एनसीईआरटी के चैप्टर में चलते हैं और देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट दिया हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये इसका रूट है या नहीं। तो जो रूट उस इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल कर देगा वही उसका रूट होगा। ठीक है। चलिए, पहले हम इक्वेशन बनाना सीख लेते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है, पहले इससे हम इक्वेशन बनाते हैं।
क्या कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक, तो जॉन के पास मान लेते हैं एक्स है, तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस एक्स होंगे या नहीं होंगे? क्यों, ऐसा क्यों लिखा गया? देखिए, इसी को आप ऐसे भी मान सकते हैं। मान लीजिए जॉन के पास क्या है, एक्स, और जीवंती के पास क्या है, वाई। अब दोनों के पास कुल मिलाकर कितने, 45। तो आप लिख दीजिए एक्स प्लस वाई बराबर 45। तो वाई का मान क्या निकला, 45 माइनस एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जीवंती के पास कितने हैं, 45 माइनस एक्स। और सीधी सी बात यह है कि अगर हमने एक का एक्स माना तो दूसरे के पास टोटल में से पहले वाले के पास जो है वो घटा देंगे, तो हमें दूसरे के पास मिल जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? अगर इसमें से कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए लिखने की। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खो देते हैं मतलब उनके पास से खो गए, तो एक्स में से 5 चले गए जान के पास से, और जीवंती के पास से 5 घटा दीजिए, तो 45 में से 5 गए, क्या बचा, 40। तो इधर हो गए 40 माइनस एक्स। ये किसके पास है, जीवंती के पास, और ये किसके पास है, जान के पास। ये कब हैं, जब उनके पास 5 सिक्के खो गए। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124। तो इनके पास कंचों की जो संख्या है उनका गुणनफल कितना है, एक्स माइनस 5 और 40 माइनस एक्स। इनका गुणनफल कितना है, 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, मतलब आरंभ में कितने कंचे थे, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए, तो इससे हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाने का तरीका हमने जान लिया। यहाँ पर क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा, एक ही अचर होगा, जिसकी डिग्री क्या रहेगी, 2, मतलब उसकी घात क्या रहेगी, 2। ठीक, अगर हम 2 वेरिएबल ले लेते तो एक्स और वाई से समीकरण बनाते, लेकिन हमें एक्स और वाई से समीकरण नहीं बनाना है। एक्स और वाई से समीकरण बनाएंगे तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात में हमेशा एक ही वेरिएबल होगा, चाहे एक्स चाहे वाई। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, आपकी मर्जी, ए बी सी डी आपकी मर्जी। ठीक, जनरली एक्स लेते हैं। चलिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 40x माइनस 200, पहले हमने 40 का मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस एक्स का, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 124। क्या आया, 40x और 5x 45x हुआ, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124। तो ये क्या हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास ये इक्वेशन बनी। ठीक है, अब हमें ये देखना है, क्या देखना है, देखना ये है कि इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सीधी सी बात ये है, तो इस इक्वेशन का जो भी हल होगा, सॉल्यूशन, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था, वो क्या था कि जब हम रूट का मल्टीप्लाई वो सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, माइनस बी बाई ए, मतलब 45
b कितना है -45 और a कितना है 1, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन आने पर कितना आना चाहिए 3 2 4। ठीक है, मतलब हमें ऐसी दो संख्याएं निकालनी है जिनको अगर मैं सम करूं तो आए -45, और जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए 324। ठीक, अब ध्यान से देखिए ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। अगर मैं 45 को ब्रेक करना स्टार्ट करूं, 45 को मैं स्टार्ट करता हूं 40 + 5 से, तो 40 इंटू 5 45, तो 40 + 5 45, और 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा 200। ठीक है या नहीं? ठीक, क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, सॉरी -45 -50 + 5 लिख सकता हूँ। -50 + 5 -45, लेकिन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए 250, नहीं हो सकता। ठीक, अब क्या करेंगे, 20 और 25 को देखते हैं, -20 और -25, तो ये कितना आ जाएगा -45 जोड़ने पर और गुणा करने पर क्या आ जाएगा 500, जबकि हमें गुणा करने पर क्या चाहिए 324। फिर क्या करेंगे, कम कीजिए, 22 24 इंटू इसको 24, और बचा कितना 21, 24 इंटू 21 कीजिए, तो 21, 24 एकम 24, 24 दूना 48, और 2 50, 504। अभी भी गड़बड़ है, 18 और 45, 18 और 45 कितना हो जाएगा 27। 324 के फैक्टर ही कर लेते हैं, तो 2 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9। तो इसके फैक्टर क्या हुए, 2 का स्क्वायर 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 क्या हो गया 81 इंटू 4। ठीक, 81 इंटू 4। अगर मैं इसको देखूं, इनको सबको एक साथ ले लेता हूँ, 3 त्रिका 9, 9 चौक 36, 36 और 9 45। ठीक, देखिए इसका तरीका क्या होता है, ये जो दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है वो 324 है, तो 324 के फैक्टर लिख लीजिए। वो फैक्टर आए ये 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4। हमने क्या किया, हमने इनको एक साथ ले लिया, तो क्या होगा 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो क्या मैं इसी को
लिख सकता हूँ 36 इंटू 9, 3 त्रिका 9, तो 36 इंटू 9 क्या आ जाएगा 324, और 36 और 9 का सम क्या आ जाएगा 45। इस तरीके से हम ब्रेक किए, और इसी तरीके से आपको भी देखना है। ठीक है, पहला तरीका अप्लाई करते समय वो ज़्यादा लेंदी मेथड है, तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमें इस इक्वेशन का रूट निकालने के लिए शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, और उस फैक्टर को कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि जब हम उनके फैक्टर को सम करें तो हमें बीच का नंबर मिले। माइनस साइन अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, भूल इस वजह से जाइए क्योंकि अगर माइनस साइन लगा है तो दोनों हम माइनस कर देंगे, तो दोनों माइनस को अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा प्लस। तो हमारे इस इक्वेशन के फैक्टर क्या हो गए 36 और 9, तो हम इसको लिख लेते हैं। रटिएगा नहीं, चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब एक बार आप समझ जाएंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 36, माइनस 9 कॉमन ले लीजिए x माइनस 36, तो x माइनस 9 और x माइनस 36। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो दोनों में से कोई एक नंबर जीरो है, तो अगर ये नंबर जीरो है तो x का मान 9 मिला, और अगर ये नंबर जीरो है तो x का मान 36 मिला। ठीक, हम ये देखते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर कितने कंचे हैं 45, तो अगर मैं जीवा जान के पास x मानूं तो जीवा के पास कितने होने चाहिए 45 माइनस एक्स। तो एक के पास अगर 9 है, जान के पास 9 है, तो जीवा के पास कितने होने चाहिए 36, तभी तो टोटल 45 है। दूसरा क्या कह रहा है कि उनके पांच पांच कंचे खो जाते हैं, पांच पांच कंचे खो जाएंगे, तो 9 में से 5 गया, क्या बचा 4, और यहाँ से 5 चला गया तो क्या बचा 31। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 124 आ रहा, बिल्कुल आ रहा, इसका मतलब सही है। इसको भी चेक कर लीजिए 36 को, अगर जान के पास 36 हुए तो जीवा के पास कितने हुए 9, यहाँ से 5 घटाइए तो 31, यहाँ से 5 घटाइए तो 4, इनको मल्टीप्लाई कीजिए 124। इसका मतलब ये हुआ कि जान के पास अगर 9 है तो जीवा के पास कितने से कंचे हैं 36, अगर जान के पास 36 हैं तो जीवा के पास कितने हैं 9। दोनों आंसर सही हैं। और आंसर चेक करने का दूसरा तरीका क्या हुआ, x बराबर 9 और x बराबर 36 यहाँ पर रखेंगे। पहले 9 रखिए, देखिए ये जीरो आ रहा कि नहीं, अगर जीरो आ रहा मतलब आंसर सही है। फिर 36 रखिए यहाँ पर, अगर 36 पर सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब सही है। मैंने बताया था कि जो इसके रूट होंगे, जो इसके मूल होंगे, वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उदाहरण का कि एक कुटीर उद्योग में, पढ़िए पहले इसको क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग में कुछ खिलौने, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए है। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अच्छा, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। अच्छा, पहले इसको और एक बार पढ़ते हैं, शायद समझ में नहीं आया। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मान लेते हैं खिलौनों की संख्या, टॉयज की नंबर्स एक दिन में x है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अच्छा, तो प्रत्येक
खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है? प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए संख्या, एक दिन में कितना निर्माण किया? एक्स। तो 55 में से एक्स घटा दीजिए, तो एक खिलौने का मूल्य निकल आया। यही कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। फिर क्या कह रहा? किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, देखिए निर्माण लागत क्या होगी? मैन्युफैक्चरिंग कास्ट क्या होगी? खिलौनों की संख्या, कितने खिलौने बनाए गए, और एक खिलौने की लागत, बनने में जो लागत लगी, ये टोटल क्या है? निर्माण लागत। तो खिलौने कितने बने? एक्स, और एक खिलौने की लागत कितनी है? 55 माइनस एक्स, ये इंटू है। इंटू, ये टोटल लागत कितनी है? 750, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। इस टर्म को इधर उठा लाइए, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर जो भी होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। हमें क्या निकालना है? हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, मतलब एक्स ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलिए एक्स निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशन क्या लिखी है? एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है? 750 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको गुणा करने पर 750 आए और जोड़ने पर -55 आए। माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भूले थे। तो 750 के फैक्टर कर लीजिए। 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 पंचे 10, 5 5 7 35, 2 5 5 25, 5 5 और फिर 3। क्रॉस चेक करके भी देख लीजिएगा। 5 5 25 पंजम 125, 125 इंटू 6, 6 पंचे 25 छक्के 150, एक कम 6 1 7, 750, मतलब हमारा फैक्टर सही है। अब देखिए 750 को हमने इस नंबर में ब्रेक कर लिया। अब हमें इनको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है, दो भाग में बांट देना है कि उसका जोड़ क्या है? 55। तो 55 कैसे आएगा? अगर मैं ये संख्या लेता हूँ 5 5 25, तो 25 दून 50, तो ये आ जाएगा 5 5 25 दून 50, 50 और 5 3 15, तो 50 इंटू 15 करेंगे तो आ जाएगा 50 और 10 60, 65। ये नहीं सही है। फिर क्या लेते हैं? 5 5 25, 25 और क्या? 75, 75 - 10 फिर भी 65 आ रहा है। और क्या कर सकते हैं? 5 3 15, 5 5 25 गड़बड़ है। और क्या कर सकते हैं? दस 75 65 आ रहा है।
75 में से 10 जाएंगे तब भी 65 आएगा। पाँच 65। तो और कौन से नंबर में ब्रेक करें कि 55 आ जाए? 2 × 3 5 5 5 25 एक नंबर हो गया। 5×3 = 15 दूनी 30। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 5×3 = 15 दूनी 30, एक नंबर हो जाएगा 30 और एक नंबर हो गया 25। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा 750, और अगर गुणा करूं, अगर जोड़ूं, तो आ जाएगा -55। इसका मतलब कि हम 750 को किस किस दो पार्ट में ब्रेक करें? -30 और -25। कैसे जाने? इनके गुणनखंड को, इनके फैक्टर को आप लिख लीजिए 750 के, और फिर उनका एडजस्टमेंट कीजिए। कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कीजिए कि उनके फैक्टर को जोड़ने पर आ जाए 55 -55, और जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 750। तो ऐसा फैक्टर हमें मिला क्या? यही 10 ट्रायल से आपको अलग अलग पेयर में लेकर के करना पड़ेगा तब जाकर। पहले हमने सोचा था इसको 5×5 = 25 दूना 50, 50 एक साथ ले लेते हैं और 15 एक साथ, तो 50 और 15 क्या हो जाएगा? 65। जबकि हमें लाना क्या है? 55। इसका मतलब ये पेयर सही नहीं है। फिर हमने इसको इस तरीके से लिखा, छोटे से बड़े के क्रम में। फिर हमारा ये तुरंत क्लिक किया कि ये 5×5 = 25 हो गया और ये हो गया 30, तो 25 और 30 55। ठीक, अब क्या कीजिए, 25 और 30 मिल गए। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या मिला? x² -25x -30x +750। x कॉमन ले लीजिए, x -25। 30 कॉमन ले लीजिए, x -25। तो x -25 और x -30। वही तरीका, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो दोनों में से एक नंबर जीरो है, तो इसको एक बार जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो, तो हमें x की दो वैल्यू मिलेंगी, 25 और 30। तो दोनों आंसर आपके सही हैं। सही हैं या गलत, इसको चेक करने के लिए इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर 25 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब जीरो आ रहा राइट साइड में, तो इसका मतलब कि सही है। ठीक, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा इसका आंसर। नहीं दिया, चलिए कोई बात। देखिए अगला क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जांच करने का एक ही तरीका है, इसको आप ओपन कर दीजिए और x की मैक्सिमम पावर क्या आनी चाहिए? 2। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन में देखे ले रहा हूँ, क्या लिखा है? x-2 का होल स्क्वायर +1 = 2x-3। ओपन कीजिए, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² -2ab। ओपन कीजिए, तो x² + 4 -4x +1
इज इक्वल टू 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर, एक्स वाले पार्ट को इधर ले आइए, तो 2x इधर प्लस में है, माइनस में आ जाएगा, -6x, 4 और 1 5, 3 इधर आएगा। x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। इसका मतलब कि ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलरली इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, फोर्थ वाला मैं बता दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यहाँ पर पुट कर दीजिए। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आया? 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू -4। तो क्या आया? 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 6 से भाग कर दीजिए, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ से देखने से क्या लग रहा है कि ये क्यूबिक है? क्यूबिक नहीं है, क्योंकि क्यूबिक टर्म खत्म हो गया है। तो कभी भी ऊपर से देख करके आपको ये नहीं बताना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। आप फाइनल सॉल्व कीजिए और उसमें निकालिए, देखिए कि x की मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिग्री कितनी आ रही है। अगर मैक्सिमम डिग्री 2 है तो इसका मतलब कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, सेकंड वाले में आप निकालेंगे तो देखेंगे शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बने, द्विघात समीकरण ना बने। आप निकाल करके देख लीजिएगा। ये देखिए इन्होंने निकाला, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, चलिए अब हम अपने एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज क्या कहती है? एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन यही है, क्या है कि जांच कीजिए कि क्या ये समीकरण, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो कौन सा आपको बता दें? कोई है बताने लायक? जिसको आप कहिए वो मैं बता देता हूँ। चलिए मैं फिफ्थ बताता हूँ पहले। क्या है? 2x-1, x-3, x+5, x-1। क्वेश्चन को सॉल्व करने से कभी मत डरिएगा, स्टार्टिंग एट लिस्ट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलत होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और गलत करके ही हमें सही तक पहुंचना है। तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं हमें समझ में आ रहा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मल्टीप्लिकेशन है, पहले 2x से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर -1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो कीजिए, तो 2x स्क्वायर -x -6x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको भी कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x -x -5। तो 2x स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर उधर ले जाइएगा तो माइनस में बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है? -7x, और इधर क्या है? 4x। तो -7x -4x, इधर 3 है, इधर 5, इधर उठा ले आइए। तो एक्स स्क्वायर -11x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और कौन सा बता दें? लास्ट वाला देख लीजिए, लास्ट वाले में भी वही है, अभी जैसा बताए थे। a माइनस बी के फार्मूले से ओपन कर दीजिए। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab a माइनस बी। तो ओपन कीजिए, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, 2 का क्यूब 8 माइनस 3ab 6x x माइनस 2। तो क्या आया? एक्स क्यूब -4x स्क्वायर -x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब -8 -6x स्क्वायर प्लस 12x। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 6x स्क्वायर इधर चला जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर, 12x इधर आया -13x, 8 उधर गया +9,
इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम डिग्री क्या है, मैक्सिमम घात क्या है, 2। इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ते हैं, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछते भी रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये है आयत, रेक्टेंगल। ये है x। क्या कह रहा? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो मान लेते हैं ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? चौड़ाई का 2 गुना, उससे 1 ज्यादा, ये है लंबाई। क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया है? 528। लंबाई कितनी है? 2x प्लस 1। चौड़ाई कितनी है? x। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक। हमें ऐसे दो नंबर में चाहिए जहां पर क्या हो कि 528 नहीं देखना। अब यहाँ पर इसका 2 का भी मल्टीप्लाई करना है। तो 528 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना निकला? 56 10। 1056 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जिनका मैं सम करूं तो 1 आए, और मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए? 1056। आप इसको ब्रेक कर दीजिए 1056 को। 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 त्याई 6, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 33 11। 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 क्या हुआ? 32, और 11 त्याई 33। मतलब इसके दो फैक्टर मिल गए हमें, 32 और 33। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आपको आएगा, ये कोई रटा रटाया नहीं है। अभी देखिए, इसके पहले हम भी सोच में पड़ गए थे। सोच सोच कर ही आपको करना है, रटना नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लीकेशन ये आए और एडिशन करें तो ये आए। तो इसके दो फैक्टर क्या हुए? 33 और 32। 33 प्लस में और 32 माइनस में। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस का गुणा ही माइनस देगा, और प्लस ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर प्लस साइन है। तो फिर क्या लिख देंगे? 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। ठीक। तो यहाँ से क्या मिला? x कॉमन, तो 2x प्लस 33। और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? 16। 16 कॉमन ले लीजिए, माइनस में तो ये हो जाएगा 2x। 16 से इसको भाग कीजिए, 16 त्या 48, 4 52, 16 त्या 48। माइनस 16 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिली। x की कौन सी दो वैल्यू मिली? एक तो मिली x माइनस 16, और दूसरी मिली 2x प्लस 33। तो एक x की वैल्यू मिली 16, और दूसरी x की वैल्यू मिली माइनस 33/2। कभी भी डायमेंशन, कभी भी लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती, तो ये वाली वैल्यू हमारा आंसर कभी नहीं होगी। तो आंसर क्या है? 16। अगर ये चौड़ाई 16 है तो लंबाई कितनी हो गई? 16 दूनी 32 और 1 33। तो 16 इंटू 33 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल देगा। तो 16 त्या 48, और 16 त्या 48 और 4 52, 528। इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। चौड़ाई कितनी है? 16, और लंबाई कितनी है? 33 मीटर। मीटर क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल दिया है। ठीक। चलिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछते रहिएगा।
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत का क्या मतलब है, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब है कि एक के बाद एक आए, जैसे 4 के बाद क्या आ रहा, 5, 5 के बाद क्या आ रहा, 6। तो जो क्रमागत पूर्णांक होते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर या इंटीजर। अगर एक x है तो दूसरा उसके आगे वाला होगा x+1। तो इनका क्या है, गुणनफल 306, मतलब x इंटू x+1 क्या है, 306। तो क्या इक्वेशन बनेगी, x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। वही चीज 306 को फैक्टर कीजिए, 2 एकम 2, 2 त्याई 6, 3 से 3 पचे 15, 3 एक नम 3, फिर 17। तो इसके फैक्टर क्या हुए 306 के, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। आप देखेंगे कि ये लिखा है क्या, 3 त्रिक 9 दूनी 18। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 18 गुणे 17। हमें यही करना था, 306 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना था कि जिसको अगर मैं सम करूं तो आए +1, और मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए -306। -306 क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर लिखा है वो और इसका गुणांक दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो होगा। ठीक, तो यहाँ पर प्लस में है तो प्लस में 18 होगा, और माइनस में क्या होगा 17। प्लस में हमेशा जो यहाँ पर x का गुणांक होगा वही नंबर हमेशा प्लस में होगा। हम प्लस में अगर 17 को रखते हैं 18 को माइनस में, तो प्लस माइनस का सम क्या होता है, माइनस। ठीक है, इसी वजह से हम प्लस वाले टर्म को क्या रखे हैं, बड़ा रखे हैं। तो x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306। x यहाँ से कॉमन लीजिए तो बचेगा x+18, यहाँ से -17 कॉमन लीजिए तो बचेगा x+18। तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकलेगी, कौन सी दो वैल्यू निकलेगी, एक तो निकलेगी 17 और एक निकलेगी -18। ठीक, क्या निगेटिव वाली हमारी सही है, नहीं। क्यों नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया गया है दो क्रमागत धनात्मक, मतलब हमारा आंसर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर एक ही है 17। इसको चेक भी हम कर लेते हैं, धनात्मक पूर्णांकों का योगफल है 306, मतलब एक अगर 17 हुआ तो दूसरा क्या होगा 18। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, थर्ड वाला, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देख रहे हैं आप आयु के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण में कर रखे हैं, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है इनको। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही क्वेश्चन को हम कई सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे एग्जाम में ना दिया हो कि इस मेथड से सॉल्व कीजिए, तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो मर्जी आपकी तभी चलेगी जब आपके क्वेश्चन में मेथड का स्पेसिफाई ना किया हो। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ये आप पर भी डिपेंड करेगा कि आप किसने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है आपने। हम यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस वजह से हम हर एक क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, पहले बनाएंगे इक्वेशन फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो मान लेते हैं रोहन की आयु कितनी है, x। तो उनके मदर की आयु कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष बड़ी, तो 26 प्लस x। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात मतलब x+3, और यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 प्लस x। ये गुणनफल कितना है, 360। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 29x प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 32x 360 इधर आएगा तो 10 में से 7 गए 3 और 15 में से 8 गए 7। 273 को हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -273 आए और ऐड करें तो 32 आए। तो 273 का फैक्टर निकाल लीजिए। 3 9 27, 3 1 9 3, ये क्या हो जाएगा 91। 91 3 से तो कटेगा नहीं, 13 से, 13 सतह 91 7, 21 और 13 39 और 7, तो इनके फैक्टर कितने हो गए 273 के। 273 के फैक्टर हुआ 3 13 और 7, तो 13 था 39, 39 में से 7 जाएगा तो 32 आएगा। इसका मतलब इसके दो फैक्टर हुए, एक 39 और एक 7। आप ये देखिए कि कौन सा बड़ा है, वो कौन सा सिंबल यहाँ पर लगा है प्लस, मतलब प्लस वाला बड़ा होगा, तो प्लस 39 हो गया और माइनस वाला 7 हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। एक्स कामन ले लीजिए तो x प्लस 39 माइनस 7 कामन ले लीजिए x प्लस 39। यहाँ से आपके दो नंबर पॉसिबल हुए, x की दो वैल्यू पॉसिबल हुई, एक तो हुई 7, एक हुई -39। कभी भी किसी की एज निगेटिव नहीं होगी तो ये वाला आंसर नहीं लिया जाएगा। तो x का मान क्या है 7, तो रोहन की उम्र क्या है 7 और मदर की उम्र क्या है 33। 3 वर्ष पश्चात देखते हैं तो 7 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, और इसमें 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 36। 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 360, और यही दिया गया है कि 3 वर्ष पास पश्चात उनकी उम्र का गुणनफल क्या है 360। इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए अब हमें क्या करना है कि एक फार्मूला लगाना है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, या ये कहिए दूरी इज इक्वल टू चाल गुणे समय। ठीक, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, तो इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो मान लेते हैं लेट स्पीड x है। ठीक, स्पीड क्या है x, तो टाइम कितना लगता, समय कितना लगता, डिस्टेंस है आपकी 480 किलोमीटर और स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर ही लिखा है तो इस वजह से किलोमीटर पर आवर ही लिखना है। 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है तो x किलोमीटर पर आवर। तो मान लेते हैं ये टाइम लगा 480 बटे। फिर क्या कह रहा है कि अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, प्रति घंटा कम होती, तो ये बना इक्वेशन फर्स्ट। तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो 3 घंटे अधिक मतलब टी में 3 जोड़ दीजिए और चाल में 8 घटा दीजिए, तभी तो कम होता। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपकी स्पीड कम होगी टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, ये आपका इक्वेशन मिल गया। दो इक्वेशन, दो अननोन। अब यहाँ पर क्या करना है,
टी की ये वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। तो 480/x माइनस 480/x-8 इज इक्वल टू -3। टी की वैल्यू हम यहाँ से ला करके यहाँ रख दिए और फिर क्या कर दिए, 3 को इधर उठा ले गए। हमारी ये इक्वेशन। 480 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 1/x माइनस 1/x-8 इज इक्वल टू -3। 1/, इसको क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x-8 माइनस एक्स, इनको इनटू कर दीजिए, इज इक्वल टू -3/480। x से x कैंसिल, ये क्या लिखा है -8/x इंटू x-8 इज इक्वल टू -1/160। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू, क्या करना है 1280 का ऐसा फैक्टर करना है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो -1280 आए और अगर मैं ऐड करूं तो -8 आए। तो फिर क्या कीजिए, इसका फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करके देखते हैं 1280 का। 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 2 4 2 6 2 8, सॉरी 1 2 3 4 5 32, 32 ये हो गया 5, और इसका 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, 40, तो 32 इंटू 40 करेंगे, ये 1280 आ गया। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर हो गए 32 और 40। इसमें से कौन सा हमें सम करना है, तो यहाँ का साइन देखिए, माइनस माइनस साइन लाना है, तो जो बड़ा है उस पर माइनस साइन लगा दीजिए, जो छोटा उस पर प्लस साइन। तो क्या कीजिए, x² माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x-40, 32 कॉमन ले लीजिए, x-40 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगी -32 जो कि गलत है, क्यों, क्योंकि चाल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। 40 हमारा सही आंसर, तो 40 किलोमीटर प्रति, ठीक। हम उससे आपको आंसर चेक भी कर सकते हैं, जैसे अगर स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय कितना लेती, तो 480 को 40 से भाग कर दीजिए, तो कितना निकला 6 घंटे। ठीक, अब चाल कम कर दीजिए 8 किलोमीटर पर आवर, तो 40 में से 8 घटा दीजिए, अब स्पीड कितनी हो गई 32। अगर स्पीड 32 हो गई तो पहले जो समय लगता था उससे 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, मतलब 9 आना चाहिए भाग देने पर। देखिए 9 आ रहा है। उसी समय को, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ये 9 तो नहीं आ रहा है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती
तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, मतलब 4। ओहो, 40 से 48 को भाग करेंगे तो आएगा 12। 12, अब 12 में 3 जोड़ेंगे तो इससे भाग करने पर 15 आना चाहिए, और शायद 15 भी रहा। 15 दूनी 30, 15 से 45, हाँ ठीक है, इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। जब इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी, मतलब 32 हो जाएगी, तो इसमें पहले से 3 घंटे ज़्यादा समय लाना चाहिए। तो 12 पहले लग रहा था, 12 3 15, 15 यहाँ पर लग रहा है, इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमें क्योंकि देखिए हमने इसको सबको सॉल्व कर लिया। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो जहां पर आप समीकरण बने हैं वहीं पर आप छोड़ सकते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व भी कर लिया। तो जो आपका अगला है, ये मैंने हेडिंग बाद में पढ़ी कि गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, तो ये यही चीज बताए हैं, अगले नेक्स्ट टॉपिक में आपको यही चीज बताया जाएगा। ठीक है, तो उसका हमने पहले ही कर लिया। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में केवल ये बताया गया था कि आप ये चेक कीजिए कि दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं। आप बना करके ही छोड़ दीजिएगा। तो इन सब क्वेश्चन में खाली इक्वेशन बनाकर ही छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना। हमने क्या किया, एक स्टेप आगे कर दिया, सॉल्व भी कर लिया और साथ का साथ आंसर भी हमने अपना चेक कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन आपको एग्जाम में उतना ही करना है जितना कहा जाए, एडवांस में मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्हीं चीज़ों का रिवीजन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपको पहले ही ये सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, तो तब तक आप अभ्यास कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।